हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक एक तरह से चैलेंज है इलेक्ट्रोमैथ के लिए। हमने तो एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज। आप लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। आप अपने नॉलेज को कितना अपडेट करते हो इलेक्ट्रोमैथ के लेवल पर, और कैसे वहां पर ट्रीट करते हो और कैसे अपना जलवा कायम करते हो अपने एरिया में। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये दो कंडीशन बहुत टिपिकल होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी फ्रोजन शोल्डर के लेवल पर बहुत इजीली ट्रीटेबल है, आसानी से ट्रीट होती है। लेकिन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन नजर आता है। जब इसके पूरे प्रोटोकॉल्स को सीख लोगे और अप एंड डाउन करना सीख लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। HLA-B27 को भी नेगेटिव किया जा सकता है हमारे ग्रुप में, और मैंने स्वयं ने प्रूफ किया है दोस्तों। याद रखिएगा, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक इडियोपैथिक कारण होता है, यानी प्रारंभिक से, इनिशियल स्टेज से हेरिडिटी के रूप में या किसी भी पेशेंट में लीगली न्यूट्रिशनल और ऑटो इम्यून डिसीज के डेवलप होने के कारण वहां पर डेवलप होता है, और धीरे 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 करके पता लेटर स्टेज में चलता है जब वो क्रॉनिक हो जाता है। ठीक है, शुरुआत में ही थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है और धीरे धीरे करके क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन के रूप में डेवलप होता है, जिसमें मुख्य रूप से एक्सियल जॉइंट प्रभावित होता है। याद रखिएगा, मुख्य रूप से एक्सियल जॉइंट जो एक्सिस में बने रहते हैं वो एक्सियल जॉइंट इसमें अफेक्टेड होता है। साथ ही साथ जितने भी एक्सियल मतलब सेक्रो इलियक जॉइंट, ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखोगे स्पाइन भी इसमें प्रभावित होती है दोस्तों। यानी पूरा स्पाइनल कॉर्ड जो लोअर पोर्शन का होता है ना, पूरा, इसीलिए तो कहते हैं सर्वाइकल रीजन पे होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, आप लंबर रीजन पे हो तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या लंबेगो जैसी कंडीशन, नीचे आया तो सेक्रो इलियक लेवल पर आया तो सेक्रो इलियक जॉइंट्स की स्पॉन्डिलाइटिस। इसीलिए दोस्तों इसके कारण स्पाइन का फ्यूजन हो जाता है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, स्पाइन फ्यूज हो जाती है, और अगर फ्यूज हो जाएगी तो आप मुझे बताइए क्या पेशेंट मूवमेंट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाता। ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रिशन दीजिए, नेगेटिव करते चले जाइए मेडिसिन को, ये फंडा होना चाहिए आपका। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी भी होना चाहिए कि फ्यूजन होने से रोके। ठीक है, अगर फ्यूजन हो गया तो बहुत मुश्किल से बहुत लेटर पीरियड में आप पेशेंट्स को कवर कर पाओगे, काफी लंबा समय लगता है। ठीक है, इसलिए आपका पहला नोटिसेबल सिम्टम जो आता है, अगर स्पाइन का आपके जॉइंट्स का फ्यूजन होना होता है दोस्तों, तब आपको इसके कारण स्पाइन का जब फ्यूजन होना ना, मूवमेंट आपका कम हो जाता है, लॉस ऑफ मूवमेंट होता है, और इसी कारण से कॉम्प्लिकेशन बोन के लेवल पर, जॉइंट के लेवल पर नजर आता है। आप पेरिफेरल जॉइंट में देख लो, आप ये पेरिफेरल जॉइंट आप देखो अकड़ान आ जाती है। ठीक है, पेरिफेरल जॉइंट भी इसमें इन्वॉल्व होने लगेगा लेटर आप में। सबसे पहले तो स्पाइनल कॉर्ड होता है, लेकिन धीरे धीरे करके आप देखो पेरिफेरल जॉइंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए टिपिकली जब प्रोटोकॉल्स का शेयरिंग किया जाता है तो आपको अकॉर्डिंग इतने सारे प्रोटोकॉल एक साथ नहीं देना हर केसेस में। जो मैं बता रहा हूँ, कुछ केसेस में अलग अलग जो सिम्टोमेटिक कंडीशंस होती है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। इसलिए एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का बात करिए, ये अर्ली साइन और सिम्टम होते हैं दोस्तों। जब आप टेबल प्रैक्टिस में देखोगे, आप देखो पेन हो रहा है, आप देखो लोअर बैक पेन हो रहा है, हिप्स में देखो स्टीफनेस आ रही है। ठीक है, ये विशेष रूप से आप मॉर्निंग में चले जाइए या इनएक्टिविटी के पीरियड के बाद आप देख लीजिए। अगर आप इनएक्टिव है, उस इनएक्टिविटी के पीरियड के बाद आप देख लीजिए, आप अकड़ा जाएंगे। ठीक है, पेशेंट को देखिए बिल्कुल ऐसा आएगा, स्टीप की मूवमेंट ही नहीं हो रहा। ठीक है, और यही कारण है दोस्तों नेक में भी बहुत पेन होता है। ठीक है, फटिग की कॉमन सिम्टम्स वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही कॉमन सिम्टम फटिग के देखने को मिलता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप देखो सिम्टम्स बड़े होते चले जाएंगे दोस्तों। जितने कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम होते जाएंगे, बड़े होते चले जाएंगे, आप देखिए दोस्तों इसमें इंप्रूव जो होता है, इंप्रूवमेंट होता है, या वहां पर जो डेवलपमेंट होता है, वो जो डिजेनरेशन होता है वो वहां पर स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। इसीलिए इरेगुलर इंटरवल पर ज्यादातर प्रभावित होते रहता है, यानी ये उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद इस प्रकार से जॉइंट इरेगुलर इंटरवल पर वन बाय वन अफेक्टेड होता रहता है। और जैसे जैसे जॉइंट्स अफेक्टेड होता है वैसे वैसे सिम्टम्स बहुत ज्यादा वर्स हो जाता है, और जब सिम्टम बहुत ज्यादा वर्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर जब आप देखते हो ना, बहुत ही अकॉर्डिंग सी वहां पर जब किसी भी कंडीशन को आप अकॉर्डिंग कंडीशन देखोगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो जॉइंट्स हमारी स्पाइन के बेस और पेल्विस के बीच पाए जाते हैं, जैसे सेक्रो इलियक जॉइंट, ठीक है,
स्पाइन का बेस आधार है, ठीक है, और सेक्रम, और जो पर्टिकुलर हिप जॉइंट के बीच में जो सैक्रो इलियक जॉइंट जो आपस में जुड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर अफेक्टेड होते हैं। और सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने के कारण दोस्तों सबसे ज्यादा जो स्पॉन्डिलाइटिस के लेवल पर प्रॉब्लम आती है वो यहीं से शुरू होती है दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना है लोअर बैक में उपस्थित जितनी भी वर्टिब्रास होती है, सारी वर्टिब्रास ऊपर से लगाकर नीचे तक, सर्वाइकल से लगाकर कॉक्सिक्स रीजन तक, सारी वर्टिब्रास इसमें स्थाल हो जाती है। अगर इसमें वो शामिल हो गई तो टेंडन्स क्या प्रभावित नहीं होंगे? 100% टेंडन लिगामेंट जो बोन से जुड़े होते हैं वह जगह काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है। यानी जहां पर एक बोन है और उस बोन का फंक्शन है, अगर आप देख रहे हो कि ये बोन है, यहां से एक मसल से ओरिजिनेट हुई, यहां पर जाकर इंसर्टेड हुई, ठीक है, एक मसल से जो यहां से ओरिजिनेट हुई और यहां पर जाकर इंसर्टेड हुई, ये ओरिजिन हो रहा, ये इंसर्शन हो रहा। अगर ये कंडीशन आप देखोगे सबसे ज्यादा वर्स हो जाती है, ये दोनों, यानी एक उसी बोन में एक मसल्स निकलती है उससे जो ओरिजिन कराती है मसल्स की, और एक मसल्स दूसरी जगह से आकर यहाँ पर खत्म होती है, वो इंसर्शन कहलाता है। ये दोनों कंडीशन इसलिए होती है कि बोन इधर से उधर मूवमेंट नहीं, इधर से मूवमेंट ये कंट्रोल करे, इधर से मूवमेंट ये कंट्रोल करे, 1 बाय 1 वर्क होता है। और इसी कारण से दोस्तों एनाटॉमिकल बैकग्राउंड में जब फिजियोलॉजिकल ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ऑटो इम्यूनिटी का लेवल डेवलप होता है, आगे जाकर आप देखते हो यहां पर आपको दोस्तों पर्टिकुलर डिजनरेशन नजर आता है। और यही कारण है, आप देखो जितनी भी एमआरआई की रिपोर्ट होती है, सीटी स्कैन की रिपोर्ट होती है, वो सीधे कहते हैं कि ये डिजनरेशन हो गया। तो सीधे प्रोटोकॉल निर्धारित कर रहे हैं आपके लिए, वो आपको बता रहे हैं कि यू कैन डू इट फॉर D7, D8, D9 एंड D10। D10 हालांकि कैंसर पे काम करता है, लेकिन सेकेंड डायलेशन यानी D10 बहुत ब्रिलियंट काम करेगा जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस देखने को मिलता है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और आपके एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में देयर में भी डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंस होंगे, याद रखिएगा। कैरेक्टर एक ही है लेकिन बहुत सारे डिफरेंस होंगे ट्रीटमेंट में। इसलिए याद रखिएगा जब कभी भी आपको ये नजर आ रहा है टेंडन्स लिगामेंट जो बोन से जुड़े होते हैं वो जगह जगह काफी प्रभावित हो जाते हैं, मुख्य रूप से स्पाइन में, किंतु कभी कभी हमारी हील के बैक के साथ में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। याद रखिएगा हील के बैक साइड में बहुत सीवियर पेन होता है, आप समझ जाइए आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कैरेक्टर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जो ब्रेस्ट बोन होती है, जो रिब्स होता है, उनकी बीच की जो कार्टिलेज होती है ना वो भी अफेक्टेड होती है दोस्तों। याद रखिएगा ब्रेस्ट बोन और रिब्स के बीच की जो कार्टिलेज होती है वो भी टिपिकली अफेक्टेड होती है दोस्तों। यही कारण है जब ये स्पेशल ब्रेस्ट बोन, रिब्स, ये कार्टिलेज ये जब प्रभावित हो जाती है ना, पेशेंट इतना स्टीप हो जाता था कि सांस लेने में भी उसको डिफिकल्टी होती है दोस्तों। यही कारण है शोल्डर और हिप जॉइंट सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। याद रखिएगा शोल्डर और हिप जॉइंट सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, इसीलिए सर्वाइकल में भी इसी को हम फ्रोजन शोल्डर के रूप में जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा शोल्डर और हिप जॉइंट ज्यादातर अफेक्टेड होता है, इसीलिए जब ऐसा पेशेंट आएगा ऊपर से नीचे तक वो छोटे छोटे वर्टिब्रास के लेवल पर, फ्यूजन के लेवल पर जितना मसल्स और लिगामेंट का स्ट्रेंथ आ गया, खिंचाव आ गया, उसके लेवल पर आपके पास आएगा, यानी स्टीफनेस के लेवल पर आएगा। याद रखिएगा फोरहेड और स्पाइनल ऑयल, ये दो ऑयल इतना इंपॉर्टेंट होता है। फोरहेड ऑयल को आप लगाते हो तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में तुरंत रिलीफ होता है। जब आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है आपको स्पाइनल ऑयल लगाना है, स्पाइन के लेवल पर लगाना है, आपको वैसे ही रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। जब आप इन्वेस्टिगेशन कराते हो, सीबीसी टेस्ट कराते हो, तो आपको क्या मिलेगा? डेफिनेटली जब स्टीफनेस आ रही है तो मैक्सिमम बोन का फंक्शन रिड्यूस हो जाता है। ऐसी कंडीशन में लो ग्रेड एनीमिया आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। याद रखिएगा लो ग्रेड एनीमिया, कई बार आपको जब एएनए टेस्ट कराते हो आप, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, आपको कई बार एंटी मतलब एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन कई बार आप रूमेटिक फैक्टर कराते हो, कई बार आपको रूमेटिक अर्थराइटिस मिलेगा, आरएफ फैक्टर मिलेगा। लेकिन जो मेन होता है HLA-B27, अगर उसको यहाँ पर स्पॉन्डिलाइटिस नजर आ रहा है आप तुरंत इन्वेस्टिगेशन कराइए। आपको दोस्तों HLA-B27 एंटीजन जो वहां पर है वो पॉजिटिव मिलता है, और ज्यादातर समय में पॉजिटिव मिलेगा। आप मान के चलिए उस पेशेंट को समय मत दीजिएगा, उसको कहिएगा आप पहले सब जगह ट्रीटमेंट करा लें, उसके बाद हमारे पास कंटिन्यू रखें। मैक्सिमम 1 से 2 साल लगेगा आपको कंप्लीट क्योर होने में, ठीक है। जब आप एक्सरे कराते हो
पेल्विक रीजन का सेक्रोइलियाटिस या सेक्रोइलियक जॉइंट का फ्यूजन क्लियरली देखने को मिलता है दोस्तों। याद रखिएगा, क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा कि हाँ साहब आपको सेक्रोइलियक जॉइंट्स का वहां पर फ्यूजन नजर आ रहा है। जब आप टेबल प्रैक्टिस में इसका इन्वॉल्व करोगे तब रिजल्ट आपके सामने आएगा कि हाँ साहब हमने ये इन्वॉल्व किया और हमें रिजल्ट मिला। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस होती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, इसलिए जब भी ट्रीटमेंट करोगे अपने माइंड को स्थिर रखिएगा। आप सबसे पहले न्यूट्रिशन दीजिए, न्यूट्रिशन से नेगेटिव करते चले जाइए, पेशेंट को रिलीफ होगा। लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि न्यूट्रिशन के साथ उनमें नेगेटिव मेडिसिन की जरूरत होती है, इसलिए वहां पर आप नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाइए। ये आपके अनुभव पर डिपेंड करेगा, 1 साल से 2 साल 3 साल तक का है तो पॉजिटिव से नेगेटिव में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है, 18 साल 20 साल 22 साल का हो गया, आपको सीधा 10th डायल्यूशन से उसको फर्स्ट डायल्यूशन तक आना, क्योंकि डिजनरेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, और डिजनरेशन शुरू हो चुका है तो D9 से शुरू करिए आप, D9 D8 D7 D6 आपका D5 D4 इस प्रकार, या आप 147 से करेंगे तो मिरेकल रिजल्ट मिलेगा आपको। आप सीधा वहां पर 10th डायल्यूशन से लीजिए, 10th 9th से लीजिए, 8th 7th इस प्रकार से डायल्यूशन को रिवर्स करते आइए, रिजल्ट 100% इंतजार कर रहा है आपका। जब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो जनरल टानिक D6 से आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हो। कहाँ का ब्लड को प्यूरिफाई करोगे? C4H5B, जहां पर C4H5B इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना कहां पर? मसल्स के लेवल पर और बोन के लेवल पर। तो आपने जनरल टानिक को D6 कर दिया, अर्थात ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करना है नेगेटिव में। कहां पर करना है? बोन पे, मसल्स पे। ठीक है, और साथ में बी दे दिया तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। यानी जल्दी करो, न्यूट्रिशन भी दो और वहां पर ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करो, ये काम आपने किया। दूसरा, जब आपने H6L1B और C4N1W दिया, ये वो प्रोटोकॉल होते हैं जब अगर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट कलेक्ट हो गया, यूरिक एसिड कलेक्ट हो रहा है, क्रिस्टल्स कलेक्ट हो रहे हैं, आपका किडनी प्रॉपरली आपकी बॉडी को वॉशिंग नहीं कर रहा, तब H6L1B C4N1W D6 में देना दोस्तों, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस प्रोटोकॉल को दे रहे हो तो C4F1A3S1 Ven1 सेकेंड, जब हेरिडिटरी कैरेक्टर आता है, अनुवंशिक तौर पे आता है, C4F1A3S1 Ven1 सेकेंड डायल्यूशन बहुत मिरेकल प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, बहुत ही ब्रिलियंट काम करता है, रिजल्ट आपके हाथ में होगा दोस्तों। दूसरा, जब आप S5C4A2 या F2A1RE को देते हो, ब्लड सर्कुलेशन तेजी के साथ स्टिमुलेट करते हो बोन मेरो की तरफ, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसीलिए या फिर स्पेशल पेन क्योराइल, आलपेनक्योराइल जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप अप्लाई कराइए। लेकिन सबसे बढ़िया चीज होती है दोस्तों C3 C4 C5, हमें नहीं मालूम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, C3 C4 C5 A2 F1 200 या 1000। ठीक है, अगर 1000 दे रहे हो काफी क्रॉनिक है, बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ केस है, वीकली दीजिए। लेकिन 200 दे रहे हो, आप डायरेक्टली 10 ग्लोबल्स मॉर्निंग में या 5-5 ग्लोबल सुबह शाम 2 समय में डिवाइड करके आप दे सकते हो। बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट है दोस्तों। हमारे एक वन ऑफ द बेस्ट सीनियर प्रैक्टिशनर है, हमारे मेंबर हैं, उनका ट्रीटमेंट शुरू है दोस्तों, कल से ही शुरू हुआ है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लेवल पर। फीडबैक आते ही आपको दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये छोटा सा टिप्स था दोस्तों जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया। ये प्रूवन केस है, प्रूवन है, यानी हमारे बॉडी के लेवल पर इसको प्रूव किया गया है हमारे द्वारा, हमारे ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, तो आप इसको बिंदास यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट और कॉम्प्लिकेटेड केसेस का लास्ट टॉपिक है आज का दोस्तों, नेक्रोसिस। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, आपने इन्फ्लामेशन देखा, इन्फेक्शंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम बाद में, लेटर पीरियड में जब हमारा प्रोटोकॉल्स का सेल कंप्लीट हो जाएगा तो इन्फेक्शन कैसे होता है, उसको कैसे रिमूव करोगे वो बताऊंगा मैं। लेकिन अभी इन्फ्लामेशन बताया क्योंकि ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। आपको मैंने इन्फ्लामेशन के बाद में रिपेयर रीजनरेशन भी बताया, कैसे ईएच के मेडिसिन काम करते ये भी बताया। अब मैं बात करता हूँ नेक्रोसिस की। कोई पार्ट है, उस पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही तो क्या पार्ट जिंदा रहेगा? ठीक है, आपको मैं न्यूट्रिशन नहीं दूंगा, कितने दिनों तक न्यूट्रिशन नहीं दूंगा और कितने दिनों तक न्यूट्रिशन अडॉप्ट नहीं करेंगे, जैसे न्यूट्रिशन अडॉप्ट नहीं करते आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि आपकी टिश्यू की डेथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेल यदि इरिवर्सिबली इंज्यूर्ड होता है, इरिवर्सिबली मतलब उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा, सेल यदि इरिवर्सिबली इंज्यूर होता है वो सेल डेथ होती है दोस्तों।
ठीक है। और सेल डेथ दो पैथो को वहां पर दो पाथवे को फॉलो करती है। आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में दो प्रकार की डेथ होती है। ठीक है, हमारी बॉडी में दो प्रकार की डेथ होती है, एक होती है ब्रेन डेथ, एक होती है सेल डेथ। ठीक है, ब्रेन डेथ सीनेस में पढ़ेंगे, यहां सेल पढ़ रहे हैं, सेल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम सेल डेथ के बारे में जानते हैं कि सेल के डेथ को दो पाथवे फॉलो करते हैं, यानी आप दो तरह से वहां पर दोस्तों सेल को ठीक कर सकते हो, या सॉरी सेल की डेथ करवा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेक्रोसिस और दूसरा होता है एपोप्टोसिस। ठीक है, आपकी बॉडी में आप लोगों को पता है, हम पढ़ेंगे सेल में आगे, आपको पता है एक प्रोसेस होती है जिसको एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, एपोप्टोसिस जो होता है ना एक सिंगली, जब आप एपोप्टोसिस को देखोगे दोस्तों, एपोप्टोसिस वो प्रोसेस है दोस्तों जो पूरी बॉडी में नई सेल बनती है पुरानी सेल की जगह। यानी एक सेल है जिसकी लाइफ कंप्लीट हो गई, और कंप्लीट हो गई तो वो अपना काम खत्म कर चुकी है। अब अगर वही चलती रहेगी तो वो तो काम घिसेगी, जो काम 1 घंटे में होना चाहिए वो 4 घंटे में कर रही है। ठीक है, तो प्रकृति ने एक नियम दिया है कि नई सेल उस पुरानी सेल की जगह पे काम करेगी। ये पूरा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, पैथोलॉजी नहीं है, पैथोलॉजी नेक्रोसिस है। ठीक है, तो ये कभी कभी फिजियोलॉजी और कभी कभी तो ऐसा होता है पैथोलॉजी में भी, कभी कभी बहुत रेयर केसेस में पैथोलॉजी में भी इन्वॉल्व होती है। पैथोलॉजी के दौरान हम जानते हैं दोस्तों कि कुछ सेल को बॉडी से रिमूव किया जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसलिए दोस्तों वहां पर एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान कुछ सेल एपोप्टोसिस के प्रोसेस के द्वारा डिसअपियर हो जाती है। एम्ब्रियो यानी भ्रूण जब बनता है बहुत सारी सेल्स बनती है और बहुत सारी सेल्स वहां पर रिप्लेस करती रहती है लगातार। ऐसे ही हम लोगों के एडल्ट में भी एपोप्टोसिस की प्रोसेस लगातार चलती है। यानी बोन की कैल्शियम डिपोजिशन और कैल्शियम का वापस निकल जाना, इसके कारण वहां पर ओस्टियोब्लास्टिक ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी लगातार चलती रहती है और बोन आपकी रिन्यू होती रहती है। ऐसे ही आपकी स्किन स्किन भी डेली रिमूव होती रहती है दोस्तों। यानी जब आप स्किन पढ़ोगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है, कुछ पैथोलॉजी के अंतर्गत भी रेयरली इन्वॉल्व होती है। इसमें लगातार आपकी सेल्स रिन्यू होती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन डेथ नहीं होती। याद रखिएगा, डेथ तब होती है जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। नॉर्मल किसी सेल को एपोप्टोसिस से डेथ नहीं किया जाता, मारा नहीं जाता है। जब वो डेथ होने वाली रहती है उस डेथ सेल के जगह रिप्लेस करके न्यू सेल्स का जनरेशन किया जाता है। लेकिन नेक्रोसिस का ठीक विपरीत होता है दोस्तों। नेक्रोसिस तब उत्पन्न होता है दोस्तों या जब इरिवर्सिबल इंजुरी होती है, सेल इंजुरी, कहीं पर लीदल इंजुरी यानी बहुत डेंजरस इंजुरी होती है, कहीं पर अनवांटेड सेल इंजुरी होती है, यानी आप नहीं चाहते हो कि यहाँ पर इंजुरी हो लेकिन इंजुरी हो चुकी है। एक्सीडेंटल सेल इंजुरी देखो आप, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, आपकी बॉडी की कितनी सेल डैमेज हुई आपको पता है दोस्तों, आप पेशेंट को देखकर बता दोगे। पैथोलॉजिकल सेल इंजुरी, मान लो पैथोलॉजी कोई डेवलप हुई, गैंग्रीन डेवलप हो गया, ये क्या हुआ है ना, आप देखो कितना खतरनाक डैमेज होता है। ठीक है, एक जगह नेक्रोसिस हो गया, वाउंड हो गया, पस पॉइंट पड़ गया, आप देखो कितना डैमेज होता है। ठीक है, ट्रॉमा हो गया, एक्जिमा हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, रेडिएशन हो गया, ये कारण होते हैं जिनके कारण नेक्रोसिस डेवलप होती है। और यही नेक्रोसिस दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। यही कारण ये डेफिनेटली टिश्यू को डैमेज करता है। ठीक है, डेफिनेटली टिश्यू को डैमेज कर देता है दोस्तों। यही कारण है नेक्रोसिस ऑलवेज पैथोलॉजिकल, ये कभी फिजियोलॉजिकल नहीं होता। ये हमेशा आप देखेंगे दोस्तों ये डेफिनेटली टिश्यू को डैमेज कर देगा। यानी किसी पार्ट में ब्लड सप्लाई है और ब्लड सप्लाई वाले पार्ट में किसी कारण से वहां कैपिलरी में ब्लॉकेज हो गया या ब्लड गाढ़ा हो गया, ब्लड गाढ़ा हो गया या कैपिलरी का ब्लॉकेज हो गया, आगे की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं हुआ। अगर पर्टिकुलर टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो नो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, न्यूट्रिशन नहीं मिला, न एटीपी बनी न एनर्जी बनी। आपकी सेल क्या काम करेगी? सेल काम करने की शक्ति खो देगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, काम नहीं करेगी, ऑटोमेटिक डेथ हो जाएगी, उसे कहते हैं नेक्रोसिस। याद रखिएगा दोस्तों, ये बताना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि इसके बगैर आप लोगों का प्रोटोकॉल निर्धारित नहीं कर सकते आप लोग। अगर ईएच के लेवल पर बात करें तो आपको इतना नॉलेज नहीं कॉलेज में दिया जाता है कि ये प्रोसेस आप वहां पर एमर्ज करके उसको हाईलाइट कर सको। इसलिए नेक्रोसिस में क्या होता है, मार्फोलॉजिकल चेंजेस की एक सीरीज पाई जाएगी दोस्तों। जो लीदल इंजूर्ड सेल्स
या इरिवर्सिबली इंजूर्ड सेल्स या सेल्स जो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी है दोस्तों, उसके इंजुरी के स्टेज को वो सहन नहीं कर पा रही है। इसी कारण से ये कंडीशन डेवलप होती है, जो डैमेज को अडॉप्ट नहीं कर पाती है, एडजस्ट नहीं कर पाती है, और सेल एकदम सीवियर इंजुरी या एकदम प्रोलॉन्ग इंजुरी के कारण दोस्तों वहां पर रिकवरी नहीं कर पा रही, ये भी कंडीशन होती है। आप देखिए इसके कारण क्या होगा, सेल में चेंजेस होंगे, और जब सेल में चेंजेस होंगे तो आप मान के चलिएगा मैक्सिमम 15 आवर्स, 15 घंटे लगेंगे। चालू तो 4 घंटे से शुरू हो जाएगा, मैक्सिमम 4 to 15 आवर्स लगते हैं, जब जाकर वहां पर कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलता है, वो क्यूर होता है। इसीलिए दोस्तों जिसमें जो चेंजेस होते हैं वो नेक्रोसिस कहलाता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए जब आप प्रोटोकॉल्स देखते हो तो आपको क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए कि भाई नेक्रोसिस होता क्या है। ये एक नॉर्मल सेल है, यहाँ पर नेक्रोसिस शुरू हुआ दोस्तों। सबसे पहले आपको परिधि पे नजर आया, फिर आपने देखा कि यहाँ तो बहुत खतरनाक काम हो गया, ठीक है। सेल का एटमॉस्फेयर चेंज होने लग गया और उसके बाद में सेल डैमेज हो गई, ठीक है। ये नेक्रोसिस है दोस्तों, यानी यहाँ पर सेल का फंक्शन टोटली क्रॉस हो जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस है जो आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगी, इसलिए आपको याद रहना चाहिए ये चेंजेस की एक सीरीज होती है, और आप कौन सी चेंजेस की सीरीज के लेवल पर पेशेंट आपके पास आया है और आप उसको कैसे ट्रीट करोगे दोस्तों। ये चेंजेस क्यों उत्पन्न हो रहे हैं ये जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक पाथवे नहीं हो रहा है। याद रखिएगा ये चेंजेस क्यों रहे, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है। अब ब्लड सप्लाई नहीं है तो एनर्जी के लिए मेटाबॉलिज्म होगा सेल के अंदर? बिल्कुल नहीं। इसीलिए यहाँ पर मेटाबॉलिज्म पाथवे नहीं हो रहा है, इसके स्वयं के लिए एटीपी नहीं बन रही है, यहाँ की स्वयं के सेल्स के लिए एटीपी नहीं बन रही है। इसीलिए एटीपी नहीं बनेगी तो जितनी सेल के पास एनर्जी स्टोर होती है वो उसको यूज कर लेती है, और अंत में एनर्जी जब स्टोर डाउन होती चली जाएगी, आप देखो वहां पर डैमेज हो जाएगा। आपको सीधा प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना है। क्या करोगे आप जब ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है? क्या करोगे आप? पावर बूस्टर, याद रख लेना, पावर बूस्टर S1L1A1F1W। आप पावर बूस्टर को अप्लाई करा दीजिए, ब्लड सर्कुलेशन से हल्का हल्का आप वहां पर ऐसी मेडिसिन का अप्लाई कराइए जिसमें बी का इन्वॉल्वमेंट हो, आर का इन्वॉल्वमेंट हो। ये दोनों अगर अप्लाई कराते आप रिजल्ट देखिएगा दोस्तों। एक में इंटरनल आप बी दे दो और एक्सटर्नल आर दे दो, देखो स्टिमुलस कितनी तेजी से होता है। जितनी तेजी के साथ आप एक्सटर्नल में रेडियो एक्टिव वेव्स जनरेट कर रहे हो आर के लेवल पर सीधा नर्वस सिस्टम, इंटरनल आप दे रहे हो ब्लड सर्कुलेशन के लेवल पर बी को इन्वॉल्व करके। इसीलिए जब आपको मसल्स की तरफ भेजना है, जिस ऑर्गन की तरफ भेजना है वो मेडिसिनेट कर दीजिए, ठीक है। आप पावर बूस्टर में वो D4 में मेडिसिनेट कीजिए, देखिए कितना फास्टली वहां पर जाता है दोस्तों। यही कारण है जब आप छोटा सा पैथोलॉजी को समझ गए हैं, आपका प्रोटोकॉल 100% निर्धारित हो रहा है आप ही के द्वारा। जब आप ग्लूकोज को देख रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, तो ग्लूकोज आएगा जब तो ऑक्सीडेशन होगा ना। बगैर ऑक्सीडेशन के आप कैसे काम करोगे दोस्तों? ग्लूकोज आ रहा, पायरुविक एसिड आ रहा, क्रैब्स साइकिल आ रहा है। जब आप इन साइकिल का यूज करते हो तो ऑक्सीजन दोस्तों वहां पर बहुत जरूरी होती है। नॉर्मली ये होता है, परंतु सेल इंजरी होने पर ये हो गया तो कैसे होगा? आप जनरली देखिए ग्लूकोज वहां पर उपयोग हुआ, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन के यूज के द्वारा वहां क्रैब साइकिल होता है, ठीक है, ये नॉर्मली होता है। परंतु जब सेल इंजरी होगी तो क्या होगा दोस्तों? सेल इंजरी हो गई तो यहाँ पर पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो पायरुविक एसिड है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्ट हो गया दोस्तों तो मान के चलिएगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड बाहर नहीं निकलता, वो सेल में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण सेल का जो इंट्रासेल्युलर एनवायरमेंटल होता है बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, और बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस वहां पर सेल के अंदर डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण प्रोटीन का जो डीनेचर हो जाता है, जो सेल्स में प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण डीनेचुरेशन के कारण सेल में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, जिसके कारण सेल्यूलर स्ट्रक्चर और जो उसके फंक्शन होते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं। और याद रखिएगा मेन कारण क्या है? लैक्टिक एसिड का सेल के अंदर डिपोजिशन होना। इसके कारण क्या हो रहा है? सेल का जो स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट हो रहा है वो पूरा चेंज हो गया, ठीक है। और वो चेंज होगा तो प्रोटीन जो वहां मौजूद होता है डीनेचर हो जाएगा, तो जो स्ट्रेंथ होती है सेल की वो बनी रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं। सेल की स्ट्रेंथ गड़बड़ हो जाएगी, और सेल की स्ट्रेंथ गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए तो डिजनरेशन कहला रहा है ना, डीनेचुरेशन हो रहा है। यानी सेल में चेंजेस होने के कारण सेल्यूलर स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डीजनरेशन।
ठीक है, याद रखना, ये इस प्रकार का जब कैरेक्टर होता है पूरा डिजनरेट होने लग जाएगा, और यही कारण है आपको याद रखना है। यहाँ पर इंट्रासेल्युलर प्रोटीन डीनेचुरेशन जब होगा, दो काम देखने को मिलेगा। एक तो आपको स्ट्रक्चरल प्रोटीन में डिफरेंस नजर आएगा, आपको एक फंक्शनल प्रोटीन्स में नजर आएगा। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का रोल होगा वो सेल्युलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्टेड कर देगा, ठीक है। जो स्ट्रक्चर प्रोटीन में अगर वहां पर चेंजेस नजर आ रहा, सेल्युलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्टेड कर देगा, जो डिस्ट्रक्शन या डिजनरेशन की श्रेणी में आता है। याद रखिएगा, ये कैरेक्टर हो रहा है, आप S6 को नहीं इन्वॉल्व करोगे तो क्या ठीक कर पाओगे? पॉइंट को नोट कीजिएगा आप दोस्तों, ये भी वही कंडीशन है जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। S6L1B क्यों इस्तेमाल किया गया? इसीलिए। दूसरी बात, जब फंक्शनल प्रोटीन इन्वॉल्व होगा तो आपको याद रखना है, अगर फंक्शनल प्रोटीन है तो आपको पता है एंजाइम, ठीक है, जब आप पंप्स करते हो सेल्स में, रेगुलेटरी प्रोटीन आता है, सेल्स उसको वहां पर डिस्टर्ब कर देगी और ये मार्फोलॉजिकल चेंजेस डेवलप करेगी। यानी स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको ये बताया, ये स्ट्रेंथ के लेवल पर डेवलप होकर फंक्शनल प्रोटीन में डिस्ट्रक्शन के कारण आपको देखने को मिलेगा। जो रेगुलरली वहां पर प्रोटीन वर्क करता था, सेल्स को वहां पर वर्क कराता था, एनर्जी प्रोवाइड कराता था, वो सेल्स को डिस्टर्ब कर रहा है, और इसी कारण से मार्फोलॉजिकल चेंजेस, इंटरनल चेंजेस, मार्फोलॉजिकल चेंजेस आपको वहां पर देखने को मिल रहा है। यही कारण है, नेक्रोसिस को समझ जाइए, प्रोटोकॉल आपके पास है, सारे प्रोटोकॉल्स हैं दोस्तों, आपको देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब आप प्रोटीन डीनेचुरेशन या आप एंजाइमेटिक डाइजेशन की बात करते हो दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा सीवियरली इंजूर्ड सेल में पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता है, ठीक है। डिजनरेशन तभी होगा जब वहां पर एंजाइमेटिक डाइजेशन प्रभावित हो जाए, यानी सेल के अंदर साइटोक्रोम एंजाइमेटिक एक्शन जो होती है, जो पूरा सिस्टम होता है जो सेल के एनर्जी को लेवल को प्रोवाइड करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को प्रोवाइड करता है, वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल डैमेज होने के कारण कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए दोस्तों इसमें एंजाइमेटिक एक्शन में डिफरेंसेस होने लग जाएंगे, इसीलिए एंजाइमेटिक डाइजेशन में लाइसोसोमल सेल्स के डैमेज होने पर बाहर आ जाता है। आप देखिए, खुद सेल के अंदर लाइसोसोम मौजूद है जो हर प्रकार के मेटाबॉलिक फैगोसाइटिक जितनी भी प्रोसेस होती है सेल को सपोर्ट करता है, लेकिन जब सेल इंजर्ड हुई तो यही लाइसोसोम सेल के बाहर आ गए। अब ये लाइसोसोमल एंजाइम जब सेल के बाहर आ जाएंगे, क्या करेंगे दोस्तों? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करेगा? इन प्रोटीन्स का प्रोटियोलाइसिस करना प्रारंभ कर देंगे, यानी जो प्रोटीन्स वहां अंदर मौजूद थे, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन, इन्हीं को तोड़ना शुरू कर देंगे, यानी अपना घर का भेदी लंका ढाए वाला काम, ठीक है। और यही कारण है दोस्तों, इसमें इंटर सेल्यूलर प्रोटीन का डैमेज होता है, और ये सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स, जो सेल्स के ऑर्गेनेल्स होते हैं जो प्रोटीन प्रोडक्शन करते हैं या जिनमें प्रोटीन्स का डिपोजिशन होता है या जो प्रोटीन्स के बने होते हैं, उनको डायरेक्टली प्रभावित कर देता है। इसीलिए दोस्तों सेल डायरेक्टली पैथोलॉजिकल हो जाती है, अर्थात जिससे सेल्स में मोर पैथोलॉजिकल चेंजेस और मार्फोलॉजिकल चेंजेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और इसी पूरी प्रोसेस को हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। ऑटोलाइसिस, क्योंकि लाइसोसोम इसको हाइड्रोलाइज कर देगा, यानी ऑटोलाइसिस कर देगा, पूर्ण रूप से वहां पर डैमेज कर देगा। इस प्रक्रिया में सेल के अंदर मौजूद जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और जब एंजाइम्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपको याद है, आपको पढ़ा हुआ है दोस्तों, कि जब भी आपकी पूरी बॉडी में जितने भी प्रकार की एक्टिविटीज होती है उसमें कोई ना कोई एंजाइम इस्तेमाल होता है। जितने भी केमिकल प्रोसेस पढ़ोगे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे, आपको पता होना चाहिए कि वहां पर किसी भी प्रकार के सेल के प्रोसेस होगी, वहां पर एंजाइम की उपस्थिति जरूरी है। बगैर एंजाइम के आपका कोई भी सेल का क्या बॉडी का कोई भी प्रोसेस पूरा नहीं होता। इसीलिए दोस्तों नेक्रोटिक सेल्स में मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, अन्य जितनी भी एंटी इंफ्लामेटरी सेल्स होती है वो यहाँ पर अटैक करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डैमेज देख रहा है हमारी बॉडी, इंफ्लामेटरी प्रोसेस यहाँ पर जनरेट हो रही है, ठीक है। याद रखना, नेक्रोसिस की इतनी अवस्था के बाद इंफ्लामेशन इसको फॉलो करता है, याद रखिएगा दोस्तों। यानी जो इंजूर्ड एरिया में आकर डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, और वो यहाँ मौजूद जितने भी बैक्टीरियल होते हैं उन बैक्टीरियल कंडीशन को, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स को रिलीज करके उन बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं, उनकी सेल्स को जो प्रोटीन कवर होती है, लिपिड्स कवर होती है, उनको ब्रेक करते हैं, जिससे एंजाइम का काम डिस्ट्रक्ट हो सके, और सेल्स को पुनः डाइजेशन करके वहां पर दोस्तों हिट्रोलाइसिस की प्रोसेस के माध्यम से उस सेल को पूर्ण रूप से डाइजेस्ट करके उसका नामो निशान वहां से मिटाते हैं, ताकि न्यू सेल्स का रिजनरेशन हो सके। अर्थात
नेक्रोसिस एक तरह से देखा जाए जब डेवलप हो रहा है तो उसके पीछे फॉलो कर रहा है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, और वही इन्फ्लामेटरी प्रोसेस वहां पर सेल्स को इंगल्फ करके पूरा इन्फ्लामेशन के प्रोसेस जनरेट करा के वहां पर जितना भी सेल डैमेज हो रहा है उस डैमेज को हटा रहे हैं दोस्तों। ये मेन प्रोटोकॉल होता है आपका नेक्रोसिस का। इसीलिए दोस्तों जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेवल पर जाओगे सेल बिल्कुल डिस्टर्बेड हो जाती है, तब इंटरनल सेल ऑर्गन बाहर आने शुरू हो जाते हैं। सेल फटी, सारे इंटरनल ऑर्गन्स बाहर आ गए, जिससे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपको मैंने बताया था ब्लड वेसल्स में जैसे सेल्स बीच में होती है उसी प्रकार से इसको लेमिनर फ्लो कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर ही सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन जब डिस्टर्ब हुआ सारे ऑर्गेनेल्स बाहर हो गए। और यही कारण है दोस्तों लाइसोसोमल एंजाइम बस्ट होकर ऑटोलाइसिस कर देगा और इन सेल्स के ग्रुप के जितने भी केमिकल एंजाइम्स होते हैं लीकिंग होकर इरिटेट करते हैं, आपकी बॉडी को इरिटेट करते हैं। इसीलिए आपको लगातार ये महसूस होता है कि हमारी बॉडी में इरिटेशन हो रहा है। इसीलिए सराउंडिंग टिश्यू को जब इरिटेशन कॉज करते हैं जिसके कारण इन्फ्लामेशन की जितनी भी प्रोसेसेस होती है वो शुरू हो जाती है दोस्तों, जो कि नेक्रोटिक सेल्स को ईटिंग करती है। जितनी भी नेक्रोटिक सेल्स होता है उसको खाने की कोशिश करती है, और यही कारण है दोस्तों फाइब्रोब्लास्ट का निर्माण होकर रिपेयर होता है। याद रखिएगा, यही कंडीशन में फाइब्रोब्लास्ट का निर्माण होगा, ग्रेन्युलेशन टिश्यू का निर्माण होगा, रिपेयर होगा, रिजनरेशन देखने को नहीं मिलेगा नेक्रोसिस में। याद रखिएगा आप मेरी बात को। यही कारण है ये ऑटोलाइसिस सेल्स में नहीं होता है, ये बाहर होता है। सेल्स तो पूरी फट चुकी होती है। ठीक है, लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नेक्रोटिक सेल्स, जब नेक्रोटिक सेल्स की वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी पूरी उसकी जो कंटिन्यूटी होती है जब उसका लॉस हो जाएगा दोस्तों वहां पर, जिससे सेल रप्चर होती है और इन्फ्लामेशन होता है और हीलिंग की प्रोसेस रिपेयर के माध्यम से जनरेट होती है, दैट इज द नेक्रोसिस। ये पूरा नेक्रोसिस का चैप्टर मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको ये नेक्रोसिस की प्रोसेस समझ में आई होगी, और यही सबसे बेस्ट चीज होती है दोस्तों, ये आपके नेक्रोसिस के लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब आप नेक्रोसिस की बात करते हो तो नेक्रोसिस क्या होता है अब शुरू होता है। ये नेक्रोसिस ऐसे हो रहा है बॉडी में, ये मैंने पूरा बताया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां जनरेट होगा, ये अब मैं बता रहा हूं नेक्रोसिस के टाइप्स कैसे हैं और आप उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच डालकर कैसे करेक्ट करेंगे दोस्तों। डिजेनरेटिव और डिस्ट्रक्टिव डिसीज होता है नेक्रोसिस। प्रोटोकॉल क्या, D7, D8, D9, याद रख लेना मेरी बात। गैंग्रीनल फोर्ट क्यों काम करता है, ऑर्गेनो बूस्टर D7, D8, D9 में हर ऑर्गन के लेवल पर क्यों काम करेंगे पूछने की जरूरत नहीं है, कैसे काम करेंगे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस रिपेयर रिजनरेशन समझ में आ गया, आपके हर ऑर्गन के लेवल पर डिजनरेशन में मेडिसिन मौजूद है, डिस्ट्रक्शन हो रहा मेडिसिन मौजूद है। किसी भी MRI को देखो, किसी भी CT स्कैन को देखो, ऑर्गन्स को देखो, कौन सा ऑर्गन है, C1 का काम है, C2 का, C3 का, C4 का, C5 का, C6 का, कौन से प्रोटोकॉल का काम है आप देख लीजिए। किडनी में हो रहा है, आप D7, D8, D9 ऑर्गेनो बूस्टर C6 वाला दीजिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर काम करा रहे हो, और जब आप वहां पर काम कराओगे ना फीडबैक्स इतने जबरदस्त मिलेंगे। अभी हमारे प्रेमवीर सैनी सर नाइट क्लास में, उन्होंने कहा मैंने C1 और C2 को ऑर्गेनो बूस्टर में दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। जनरल टॉनिक बिफोर मील, नेचुरल टॉनिक आफ्टर मील। पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम के केसेस में C1 और C2 ऑर्गेनो बूस्टर को D7, D8, D9 में बदल के दिया मैंने। 3 महीने के बाद देखा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, कोई सिस्ट नहीं है, मेंसेस नॉर्मल हो गया, पेशेंट बिल्कुल ओके, हीमोग्लोबिन कम था, हीमोग्लोबिन बढ़ गया। बोले मैं क्या कहूं सर, आपको क्या दिया आपने। ये चीजें आप प्रैक्टिकल में अभी कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले बिकॉज ऑफ दिस। मैं तो हर पेशेंट को अब ऑर्गेनो बूस्टर गैंग्रीनल फोर्ट को शामिल कर रहा हूँ फंक्शनल मेडिसिन के साथ स्ट्रक्चरल मेडिसिन। स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और स्ट्रक्चर में चेंज भी होगा तो मेडिसिन एक जैसी होगी, जैसे हमने ऑर्गेनो बूस्टर और गैंग्रीनल फोर्ट बनाया। आपको जरूरत ही नहीं वहां पर किसी मेडिसिन को अलग से ऐड करने की, अगर ऐड किया पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगी मेडिसिन। ये मेन मेडिसिन है, इसके ऊपर बहुत साल लगे हमको बनाने में। ठीक है, अगर आपने अपने लेवल पर कोई चेंज करके दिया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं। मेरा काम है, मैंने वो चीज दिया है जो 25 साल में मेरी मेहनत के बाद मैंने बनाया है दोस्तों। ठीक है, किसी भी आप वहां पर लैक्टिक एसिड एरिया में जब किसी भी प्रकार के सेल्स का डेथ होगा, टिश्यू की डेथ होने के बाद डेथ सेल्स के द्वारा टिश्यू के डिग्रेडेशन के द्वारा दोस्तों निकलने वाला जो हाइड्रोलाइटिक
एंजाइम्स होता है, उसके द्वारा फॉलोड होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है, जो कि बाद में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के द्वारा कंप्लीट हो जाता है और इन्फ्लामेशन के माध्यम से रिपेयर हो जाता है। ये सारी प्रोसेस आपको पता है। अब रिपेयर करना है तो रिपेयर फास्ट कैसे किया जाएगा, ये हमने गैंग्रीनल फोर्ट के लेवल पर सविता मैम के प्रोटोकॉल्स में हमने देखा है, उस केस में हमने देखा है, ठीक है। आपको याद रखना है वहां हो क्या रहा है, वहां हो रहा हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही। मेडिसिन क्या, ऐसी मेडिसिन जो वहां पर स्पेशली P1, ऐसी मेडिसिन जो वहां पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दे। आप उस प्रोटोकॉल में P1 का शामिल कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट देख लीजिएगा, अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, केमिकल या फिजिकल एजेंट, आप वहां देख रहे हो केमिकल रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो सेल का भी है और पर्टिकुलर डैमेज का भी है, ठीक है, दोनों कंडीशन है। हो सकता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया हो, उसका भी केमिकल हो, ठीक है। तो उस केमिकल और फिजिकल एजेंट को वहां से बाहर निकालना है, कैसे निकालोगे, ठीक है, S6 का सपोर्ट लेना पड़ेगा। जब आप S6 का सपोर्ट लोगे बहुत तेजी के साथ में, वहां से केमिकल और फिजिकल एजेंट्स को आप यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दोगे। तीसरी बात, माइक्रोबियल एजेंट आ गए, ठीक है, माइक्रोबियल एजेंट आ गए, बगैर गैंग्रीन अल्फोर्ड ऑर्गेनो बूस्टर को ठीक कर सकते हो क्या, करके बता देना आप, ठीक है। यहां पर सारा शामिल किया गया है, पूरा हीलिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व कर दिया गया है, इन्फ्लामेशन, नेक्रोसिस, गैंग्रीन सबके लेवल पर इन्वॉल्व कर दिया गया है, और इसी कारण से वहां पर रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स, यहां पर आपको इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स देना है जो इम्यूनिटी को बढ़ाए। आप जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक क्या कर रहे हो, ठीक है, ये सबसे बड़ा इम्यूनोलॉजिकल एजेंट है। किसी भी कैंसर के पेशेंट में मैं हमेशा देता हूं जनरल टॉनिक सेकंड डायल्यूशन बिफोर मील, नेचुरल टॉनिक आफ्टर मील। अगर ये नहीं देता हूं तो सिंथेसिस WE जरूर देता हूं। ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो टिपिकली आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे जितने डॉक्टर्स वहां पर जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक का उपयोग कर रहे हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैक्सिमम डॉक्टर वहां पर उपयोग करके फीडबैक पॉजिटिव लेते हैं दोस्तों। इसलिए याद रखेगा, ये इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब आप नेक्रोसिस के टिपिकल टाइप्स देखोगे, आपको क्लियर नजर आएगा 5 टाइप के होते हैं। डेंजरस होता है नेक्रोसिस, कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस होता है, कैसियस नेक्रोसिस होता है, फैट नेक्रोसिस होता है, और फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है। ये 5 लेवल आपको पता होना चाहिए, तब आप बॉडी के हर प्रकार के हीलिंग को जनरेट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है दोस्तों, जब आप कोगुलेटिव नेक्रोसिस की बात करेंगे तो आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, इरिवर्सिबली फोकल इंजुरी होती है, कभी भी रिवर्सिबल नहीं होती, इरिवर्सिबली फोकल इंजुरी। सडन सीजेशन ऑफ ब्लड फ्लो, किसी पार्ट में अचानक कोई डैमेज होना, चोट लगना, ब्लॉकेज आने के कारण अचानक पर्टिकुलर पार्ट में ब्लॉकेज हो जाए और वहां पर ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई ना हो, क्या होगा, ठीक है, वहां पर डैमेज होना शुरू हो जाएगा, वहां पर नेक्रोसिस हो जाएगी। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन का कॉज वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जब बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन का कॉज आपको देखने को मिलेगा, आप देखो इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है। कहां पर मिलता है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, यहां पर हार्ट, किडनी और स्प्लीन, पॉइंट नोट करना, हार्ट, किडनी और स्प्लीन सबसे पहले इन्वॉल्व होता है। और इसी कारण से आप जो कैरेक्टर देखते हो एकदम पेल, पीला पीला, फर्म और स्लाइटली स्वलन, फूला हुआ, सूजा हुआ आपको दिखता है, जिसे हम इन्फाक्ट कहते हैं, ठीक है। आप जब किसी भी पेशेंट में नजर करते हो, CT स्कैन, MRI की रिपोर्ट, लिखा होता है देयर इज ए स्मॉल इन्फाक्ट। इन्फाक्ट क्या हुआ, यानी ब्लड का कोई क्लॉट जिसके कारण पर्टिकुलर कैपिलरी में वो बल्ज हो गया, बल्ज होने के बाद उस कैपिलरी के द्वारा जितना आगे ब्लड सप्लाई था बंद हो गया, वो सप्लाई नहीं हो रहा, सप्लाई नहीं हो रहा, तो इससे क्या हुआ दोस्तों, प्रोग्रेस होगा, वो अफेक्टेड एरिया एकदम मोर येलोइश, बहुत ज्यादा पीला हो जाएगा। भाई एनीमिया होता है तो आदमी कैसा होता है, एकदम येलोइश पीला पड़ जाता है ना, आप डायरेक्ट कह देते हो यार इसको एनीमिया है, ठीक है। याद रखिएगा, सॉफ्टर और शंकन हो जाता है, बिल्कुल सिकुड़ जाएगा वो एरिया, फाउल स्मोलिंग भी आने शुरू हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। नेक्रोसिस का सबसे बड़ा कैरेक्टर है, जब वो एरिया सड़ता है उसमें बिल्कुल फाउल स्मेलिंग आना शुरू हो जाती है। इसी कारण से जब आप वहां पर कैरेक्टर देखोगे, माइक्रोस्कोपिकली देखोगे, नॉर्मल सेल्स, ठीक है, वहां पर टम्ब स्टोन्स के जैसे देखने लगती है, उभरी हुई, ठीक है। सेल्स की आउटलाइन वहां पर रिटेन रहती है, मतलब वैसे के वैसे ही रहेगी, लेकिन सेल टाइप रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप,
आउटलाइन के देखकर आप सेल बता सकते हो ये कौन सी सेल है दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा नेक्रोज सेल सोलन हो जाएगी, फूली रहेगी, इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, यानी वहां पर एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, इओसिनोफिल वहां पर पर्टिकुलर बढ़ जाएगा और वो ये दर्शाएगा कि ये जो कंडीशन है बहुत डेंजरस है सेल के लिए। एलर्जिक इरिटेशन डेवलप होता है और वो एलर्जिक इरिटेशन आपको क्लियरली इंडिकेट कर देगा कि सेल्स का डाइजेशन और लिक्विफिकेशन यहाँ पर फेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सेल का डाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, लिक्विफिकेशन नहीं कर पा रहे हो, फेल हो जाएगा ये। इसीलिए दोस्तों डेड सेल फेगोसाइटिस तो हो जाएगी, जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा ग्रेन्युलर डेब्रिस कलेक्ट होता है और यही ग्रेन्युलर डेब्रिस जो होता है दोस्तों वो स्पेशली आपका दोस्तों यहाँ पर कोगुलेटिव नेक्रोसिस के लेवल पर देखा जाता है। कोगुलेट मतलब ब्लड क्लॉट, ठीक है, उसके कारण नेक्रोसिस डेवलप हो रहा है, वो कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा, जब लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस होगा, ठीक है, अब लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस मतलब पस लाइक, जहां पर पस कलेक्ट हो जाए और वो पूरा एरिया काला पड़ के डैमेज हो जाए दोस्तों। ठीक है, इस्चीमिक काज होता है, हमेशा याद रखिएगा, इस्चीमिया डेवलप हो गया, इस्चीमिया मतलब ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाना, इंजुरी होना, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन होना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वहां पर रिलीज होंगे। कहां पर होता है, याद रखिएगा, लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस कहां होता है, इन्फाक्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के इन्फाक्ट होने पर एब्सिस कैविटी, आपकी बॉडी में कहीं पर कोई कैविटी बन गई है और उस कैविटी में दोस्तों वहां पर आपको एब्सिस बना हुआ है, देन वहां पर आपको नजर आएगा कि ये लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस डेवलप हो चुका है। और यही कारण है दोस्तों, अफेक्टेड एरिया एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, लिक्विफिकेशन सेंटर एकदम नेक्रोटिक डेब्रेटिक एरिया हो जाएगा दोस्तों। और यही कारण है सिस्ट वॉल फॉर्म्ड होती है, वहां पर एक सिस्ट का निर्माण हो जाता है, सिस्टिक स्पेस में नेक्रोटिक सेल, डेब्रिस, मैक्रोफेजेस सब कलेक्ट हो जाता है और यही कारण है सिस्ट वॉल जब फॉर्म्ड होती है प्रोलिफरेटरी करती है, कैपिलरी इन्फ्लामेशन होता है और सेल जो होती है ग्लॉटिटाइटिस के रूप में डेवलप करती है। यानी बेन के केसेस में आपको जब देखने को मिलेगा वहां पर प्रोलिफरेशन होगा फाइब्रोब्लास्ट का, ठीक है, और एब्सिस इसका डेवलप करेगा। और यही कारण है दोस्तों, जब आपकी पूरी बॉडी में ब्रेन के लेवल पर भी ब्रेन एब्सिस डेवलप होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण नेक्रोसिस होता है, उसका सबसे बड़ा कारण इन्फार्क्ट होता है, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो हार्ट के माध्यम से सीधे जो ब्लड को सप्लाई ब्रेन की तरफ होती है उसको निर्धारित करता है। और उसको निर्धारित करने के कारण ब्लड जो ब्रेन की तरफ जाता है वो केवल ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रेन को जो सप्लाई हो रही है वो ब्रेन के लेवल पर कोऑर्डिनेट हो। दोस्तों ये टिपिकली आपको देखने को मिलता है और यही कारण है आपके टेबल प्रैक्टिस में ये चीजें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। दूसरा होता है केजियस नेक्रोसिस, तीसरा है केजियस नेक्रोसिस। अब केजियस नेक्रोसिस एकाएक नहीं होता, हर किसी को नहीं होता। जिन लोगों में ट्यूबरकुलोसिस होता है उन लोगों में केजियस नेक्रोसिस देखने को मिलता है। जिन ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन की फोसाई में खास तौर से लंग्स के लेवल पर देखने को मिलता है दोस्तों। ये कोगुलेटिव और लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस के दोनों के कंबाइंड फीचर के रूप में नजर आता है। यानी इसमें कोगुलेशन भी होता है और आपका नेक्रोसिस भी, जो कंडीशन लिक्विफिकेशन के लेवल पर नेक्रोसिस में दिखती है, दोनों एक जैसे कैरेक्टर लेकर आपको जब केसेस नेक्रोसिस में डेवलप होता है तो वो ट्यूबरकुलोसिस के लेवल पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों। यानी दोनों का कैरेक्टर आपको एक में देखने को मिलेगा। चौथा होता है दोस्तों ड्राई चीज एंड सॉफ्ट ग्रेन्युलर एंड येलोइश फोसाई, जो आपको देखने को मिल रहा है स्पेशली लंग्स में दोस्तों। ठीक है, वो हिस्टोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ लाइपोसैकेराइड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यही चीज बता रहा हूं केजियस नेक्रोसिस के लेवल पर कि कैप्सूल में इस प्रकार के कंडीशन डेवलप होती है जो सेल्स को ऑक्सीजन लेने नहीं दे रहा। ठीक है, जो ट्यूबरकल्स डेवलप हो जाते हैं तो वहां पर इतना ऐसा एरिया बन जाता है कि वहां जो एल्वियोलाई होती है उसमें ऑक्सीजन को जाने नहीं देता, ब्लॉक कर देता है, और जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी आपको नेक्रोसिस होगा दोस्तों। यही कारण है नेक्रोफोसाई का सेंटर स्ट्रक्चर दोस्तों इओसिनोफिलिक मटेरियल जो कि बैक्टीरियल वहां पर नजर आता है, सैटर नजर आता है, ग्रेन्युलिक डेब्रिस के रूप में वहां पर, ग्रेन्युलिज्म डेब्रिस के रूप में वहां पर कलेक्ट हो जाएगा। और जब सराउंडिंग टिश्यू में, आसपास के टिश्यू में ग्रेन्युलेट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का कैरेक्टर जाएगा, जिससे एपिथेलियल सेल्स हो, वहां के इंटर सप्रेस्ड जो जाइंट सेल्स हो, लैंगरहैंस सेल्स हो, ये जितनी भी फॉरेन बॉडीज जो बाहर के सेल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, सबका ग्रेन्युलेशन टिश्यू में यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है और इसके इन्वॉल्वमेंट के कारण कंप्लीटली डिजनरेशन वहां पर शुरू हो जाता है दोस्तों। इसे हम बोलते हैं केजियस नेक्रोसिस दोस्तों। ठीक है, इसमें जब कब भी आएगा तो उसमें आपको म्यूकस के साथ में पीला हरा ब्लड स्ट्रेन
सारा म्यूकस आपको देखने को मिलेगा। एकदम प्लस का कैरेक्टर जो पस का होता है, कफ का एकदम ग्रेइश कन्वर्ट हो जाता है, जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि देयर में बी नेक्रोसिस इन समवेयर इन लंग्स। ठीक है, लंग्स की फोसाई के लेवल पर आपको नजर आएगा। जब आप फैट नेक्रोसिस में जाओगे, याद रखिएगा बॉडी में फैट कहाँ डिपॉजिट होता है, वहां सबसे ज्यादा फैट नेक्रोसिस होता है। रिच एनाटॉमिक लोकेशन ऑफ बॉडी पर होने वाली सेल डेथ की एक स्पेशल फॉर्म होती है दोस्तों, जहां पर फैट सबसे ज्यादा होता है, वहां पर आपको एनाटॉमिक लोकेशन ऑफ बॉडी के लेवल पर सबसे ज्यादा डैमेज देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों जब ट्रॉमेटिक कंडीशन होती है, ट्रॉमेटिक फेट नेक्रोसिस के रूप में वहां पर देखने को मिलेगा। मेजेंटिक फेट एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के रूप में, आप जब बहुत एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो जाएगा ना, आप देखो पेशेंट किडिंग कम हो जाएगा, एकदम दुबला पतला हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। इसीलिए आप जब येलोइश व्हाइट या फॉर्म डिपॉजिट के लेवल पर देखोगे, क्लाउडी अपीरेशन के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर जैसे बादल होते हैं ना, इस प्रकार का क्लाउडी अपीरेंस, व्हाइटिश अपीरेंस देखने को देखेगा, जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के रूप में दिखता है दोस्तों। यानी वहां पर टिपिकली इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और जब ये इन्फ्लामेशन के प्रोसेस देखने को मिलेगा, आपको याद रखना है फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस डेवलप होगा, यानी फाइब्रिन डेवलप होगा। जब इन्फ्लामेशन होगा तो डेफिनेटली फाइब्रिन डेवलप होगा, फाइब्रिन लाइक मटेरियल का डिपोजिशन हो जाएगा, जो फाइब्रिन के स्ट्रेनिंग लाइक प्रॉपर्टी के जैसे होता है, यानी जिसमें वहां पर स्पेशली दोस्तों फॉस्फोट टंग स्टैटिक, यहां पर स्पेशली आप याद रखिएगा फॉस्फोट टंग एसिड जो होता है वो यहां पर बहुत ज्यादा हिमोटॉक्सिलिन स्ट्रेन के साथ में देखने को मिलता है। यानी ऑटो इम्यून वेस्कुलाइटिस के जो केसेस होते हैं, यानी वेसल्स जो होती है उस वेस्कुलाइटिस के लेवल पर वहां पर ऑटो इम्यून की डिसीज के साथ में पाया जाएगा, उसे बोलेंगे ऑटो इम्यून वेस्कुलाइटिस। ऑटो इम्यून जितनी भी डिसीज होती है वहां पर आपको फाइब्रिनॉइड कंडीशंस के रूप में देखने को मिलेगा। आप जितनी भी रिएक्शंस होती है आपकी बॉडी में, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। यानी हाईली इओसिनोफिल हाइलिन लाइक डिपोजिशन जब वेसल्स वॉल पर डिपोजिट हो जाता है, तब आपको नेक्रोसिस देखने को मिलेगा दोस्तों। और नेक्रोसिस को टिपिकली फॉलो करता है इन्फ्लामेशन, सेल रीजनरेशन या सेल रिपेयर। याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारा पूरा टॉपिक जो एक स्पेशल टॉपिक्स हैं दोस्तों, जो कहीं नहीं बताए जाते हैं, और मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया, और इसी के डिस्क्राइब के बाद में आपको पूरा नजर आएगा। अब हम जब सेल पढ़ेंगे और सेल के साथ जब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको पूरी कंडीशंस नजर आएगी। वो कंडीशन ये नजर आएगी कि जब सेल्स का स्ट्रक्चर आप स्टडी करते हो, तो वहां पर आपको पूरी प्रोसेस नजर आएगी, एक एक चीज नजर आएगी कि हम अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन को यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, उपयोग कराएंगे, तो सेल पर काम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, और यही शुरुआत हमारा बेस है दोस्तों। जिन लोगों ने इन तीनों चीजों को, इन्फ्लामेशन को, रिपेयर रीजनरेशन को और नेक्रोसिस को, मैं फिर कह रहा हूं स्टडी कर लेना। ठीक है, इसलिए स्टडी करने का कह रहा हूं, कल मैं ऑफ रखने वाला हूं, कल मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी काम में बाहर जाना है, इसलिए मैं कल तीनों क्लास ऑफ रखूंगा। आपके पास समय है दोस्तों, आप फिर से इन्फ्लामेशन को खोलिएगा, रिपेयर रीजनरेशन को खोलिएगा और नेक्रोसिस को खोलिएगा, तीनों को स्टडी करिएगा। और आज से हम जो सेल का डेफिनेशन, सेल का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सी आपकी बॉडी के सेल है, कई सेल्स का आपस में मिलकर ग्रुप बनाता है जिसको आप टिश्यू बोलते हो, कई टिश्यूज आपस में मिलकर वहां पर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम मिलकर आपकी बॉडी बनाते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बैकग्राउंड बाय सेल्स। हम सेल्स के बैकग्राउंड पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को देख रहे हैं कि सेल क्या है, सेल कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन है, और हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन कौन से ऑर्गन्स पे जाकर काम करती है। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया था, इन्फ्लामेशन के लेवल पर बताया था, आपको मैं हार्मोन के लेवल पर भी बताऊंगा। आपको याद होना चाहिए आपकी बॉडी में 3 तरह के मैकेनिज्म होते हैं। एक मैकेनिज्म होता है जो सेल दिख रही है, इस सेल के ऊपर छोटे छोटे रिसेप्टर पाए जाते हैं। कोई भी केमिकल, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंसेस, उस एक स्पेशल सब्सटेंसेस के लिए एक स्पेशल रिसेप्टर आपके सेल के ऊपर पाया जाता है, इसलिए सेल इंपॉर्टेंट है। जब भी सेल के अंदर वो रिसेप्टर, आपका जो केमिकल्स आ रहा है उसी रिसेप्टर से जुड़ेगा जो सेल के ऊपर पाया जाता है, जो इसी के लिए स्पेशल बना है, उससे जुड़ेगा तभी वो इसके अंदर आ पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी वो केमिकल आपके सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगा, रिसेप्टर डिजेनरेट हो जाएगा, यानी रिसेप्टर का काम खत्म।
जब सेल्स के अंदर वो केमिकल सब्सटेंस रिड्यूस हो जाएगा, फिर से वो रिसेप्टर बनना शुरू हो जाएगा ताकि आपकी बॉडी में बाहर से आए और आपकी सेल अडॉप्ट करे। ये प्रोसेस आपको देखने को मिलती है सेल के लेवल पर। तो आपको पता होना चाहिए हमें काम कैसे कराना है। दूसरा, जब कोई चीज आएगी तो दूसरी आएगी, पहला आपका सेल रिसेप्टर के थ्रू आएगी, दूसरा जिसका लिंक सीधे साइटोप्लाज्म से होता है। इन्हें आपके सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिस साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोक्रोम सिस्टम होता है जो पूरी सेल को जिंदा रहने के लिए प्रेरित करता है, यानी यहाँ पर सारी एक्टिविटी को निर्धारित करता है। तो दूसरा जो आएगा वो इसी साइटोप्लाज्म पे आकर काम करेगा, तो इस साइटोप्लाज्म को वहां पर न्यूट्रिशन, प्यूरिफिकेशन और क्लीयरिंग करने का काम करेगा। ठीक है। और तीसरा होता है वो जेनेटिक होता है, डायरेक्ट न्यूक्लियस पे जाकर काम करता है और न्यूक्लियस के माध्यम से आपके बॉडी में काम कराता है। ठीक है। आप अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का संबंध देखना चाहते हो, मुझे बताओ क्या संबंध है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का यहाँ पर। माइंड को दौड़ाओ आप। मैंने कहा आपको जनरल टॉनिक न्यूट्रिशन के रूप में देना, मैंने कहा नेचुरल टॉनिक आपको न्यूट्रिशन के रूप में देना, मैंने कहा सारे न्यूट्रिशन के रूप में याद दीजिए आप, न्यूट्रिशन से नेगेटिव करते जाइए। क्यों भाई, मैंने ऐसा क्यों कहा? एक्यूट डिसीज में डायरेक्ट न्यूट्रिशन कर दीजिए आप। क्यों कहा मैंने? D1 से करेक्ट कर दीजिए आप, D1 D2 D3 से दे दीजिए, एक्यूट डिसीज करेक्ट हो जाएगी। इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपने सेल के अंदर लड़ने की शक्ति पैदा कर दी। अब सेल में पैदा कर दी तो कई सेल्स मिलकर ही तो टिश्यू बने हैं ना। ठीक है। सेल पे काम किया तो क्या टिश्यू पे काम नहीं होगा? डेफिनेटली टिश्यू पे काम होगा, लेकिन सेल के बाद टिश्यू की रेमेडी जब देखोगे आप, टिश्यू की एक स्पेशल रेमेडी होती है। क्यों? क्योंकि हर टिश्यू एक जैसे नहीं होते, हर सेल एक जैसी नहीं होती, इसलिए हर सेल पे काम एक ही जैसी का सेल काम करेगी। ठीक है। लेकिन जब सेल से ग्रुप बन जाएगा वो आपका टिश्यू बनेगा, और टिश्यू के लेवल पर जाओगे मेडिसिन बदल जाएगी। जब आप टिश्यू से फ्लूइड के लेवल पर जाओगे, इंटरसेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर, सेल के अंदर और सेल के बाहर, ठीक है, दोनों के कैरेक्टर देखोगे आप, पढ़ेंगे हम, दोनों के कैरेक्टर देखोगे, दोनों के कैरेक्टर डिफरेंट होंगे। तो क्या मेडिसिन एक ही होगी? बिल्कुल नहीं। इंटरसेल्युलर, एक्स्ट्रा सेल्युलर, दोनों के मेडिसिन चेंज हो जाएगी, और मेडिसिन चेंज हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि मेडिसिन का प्रोटोकॉल कैसे निर्धारित किया जाता है। दूसरी बात, जब ऐसे टिश्यूज, क्या सारे टिश्यू एक जैसे? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, क्या सबके टिश्यू एक जैसे? बिल्कुल नहीं। अलग अलग टिश्यू के ग्रुप मिलकर आपस में दोस्तों एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो क्या सारे ऑर्गन एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है। इसी कारण से सारे ऑर्गन जब अलग काम करते हैं तो क्या मेडिसिन को एक ही मेडिसिन बना देना था कि भाई सारे ऑर्गन पे काम करें? ठीक है। आप कहते हो S1 यूनिवर्सल रेमेडी है, क्यों बोलते हो आप? क्या S1 सारे ऑर्गन पे काम कर रही है? नहीं, गलत है। S1 केवल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पे काम कर रही है, स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रही है, इसलिए गलत है। ठीक है। S1 केवल और केवल यूनिवर्सल इसलिए है कि आपकी बॉडी में कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है उसको आप रोक सको, यानी फिजियोलॉजिकली सेल के फंक्शन को प्रमोट करने के लिए आप उपयोग कर रहे हो। लेकिन फंक्शन कहां तक होगा बताता हूं आपको, इसलिए कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर करके चलो आप। स्क्रूपुलोसा ग्रुप की फंक्शनल मेडिसिन होती है जो फंक्शन के बिहाफ पर चेंज होती है। अगर अर्ली स्टेज, डिसीज को 5 स्टेज में डिवाइड करिए आप, अर्ली स्टेज में आ रही है सीधा S1, सेकेंड स्टेज में आ गई S2, थर्ड स्टेज में आ गई S3, फोर्थ स्टेज में आ गई S4, फिफ्थ स्टेज में आ गई S5। ये प्रोटोकॉल है ना। S1 C1 A1 F1 1 Y, S2 C2 A2 F2 1 ठीक है, F1, ये सारी चीजें आपको नजर आएगी। S3 C3 A3 F1 1 या A2, जो भी आप ऐड करना चाहो। S4 के साथ में C4, जितना भी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और जो 5वीं स्टेज आई, लास्ट स्टेज आई, जब गैंग्रेनल फूड का काम आता है, तब आपको याद करना है। इसीलिए हमने ऑर्गेनो बूस्टर बनाया। ठीक है। ऑर्गेनो बूस्टर इसीलिए क्योंकि मैठी जी ने जो मेडिसिन दी है C1 से C5 तक डिसीज के स्टेट के आधार पर मेडिसिन दी है, याद रखिएगा। C1 से C5 तक डिसीज के आधार पर दी। फर्स्ट स्टेज C1, सेकेंड स्टेज C2, थर्ड स्टेज C3, फोर्थ स्टेज C4, फिफ्थ स्टेज C5। यानी आप जो मेडिसिन का निर्धारण करते हो तो मेडिसिन का निर्धारण आप ऐसा मत करो कि ये ऑर्गन है इसमें ये प्रभावित हो रहा है। आप देखो डिसीज ऑर्गन प्रभावित हो रहा, वहां तक आपका कंफर्म है, ठीक है, लेकिन डिसीज के स्टेट कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यही कारण है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर फेलियर पे जाते हैं, क्योंकि आप केवल एक परिधि को झांकते हो। और मैं आपको बता रहा हूं फिजियोलॉजी एनाटॉमी को झांको, आप सब छोड़ दो, फिजियोलॉजी एनाटॉमी आप देखो उसका फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ये ऑर्गन है, इसका ये फंक्शन है, आपने वहां फंक्शनल मेडिसिन दे दी। ठीक है। मान लो किसी को बहुत ज्यादा एसिड, सीवियर एसिडिटी हो रही है,
क्या करोगे आप? रिलैक्स करना है ना, क्या करोगे? बी दोगे आप? जनरल टॉनिक सेकेंड डायल्यूशन बनाइए, H2C15BY दे दीजिए। आप केवल बी देके देखो, केवल वाई देके देखो, आपको मैं बता रहा हूं, चैलेंज करता हूं, आप देख लेना, रिजल्ट देख लेना आप। ठीक है, आपने क्या करा? H2C15BY कर दिया। आपने क्या कर दिया? आपने बी से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया, वाई से रिलैक्स कर दिया। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है लेकिन वहां ऑर्गन के फंक्शंस को आपने रिलैक्स कर दिया। भाई एसिडिटी बन रही है, गैस्ट्रिक जूस, थोड़ा दम मारे यार, थोड़ा सा रुक, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन आने, इसको काम करने दे, डैमेज जो हो रहा है उसको कंट्रोल, फिर बनाना, खूब बनाना। आपने उस समय रिलैक्स कर दिया। दैट इज द फैक्ट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कैसे काम कर रहा है। आप ये भूल जाइए कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, हम नहीं करते, हम इसको भूल गए। क्योंकि मुझे रिजल्ट, आप एनाल्जेसिक ड्रॉप, आप में से ग्रुप में मैं आज डालूंगा आपको एनाल्जेसिक ड्रॉप का फार्मूला। मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं आपको, आप इस एनाल्जेसिक फार्मूले को आप नेगेटिव बना के बता दीजिए, आप गलत बता के बता दीजिए। क्योंकि जब रिजल्ट आपको आएगा, और रिजल्ट इतना क्लासिकल आ रहा है कि जो 22 साल पुराने जो गठिया बाई के रोगी हैं, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इनके रोगी हैं, उनको रिजल्ट 100% देखने को मिल रहा है। और विद इन 24 आवर्स से 10 डेज में रिजल्ट आना शुरू हो गया। फर्स्ट डोज से लगाकर 10 डोज तक, 10th डे के लेवल पर रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो अब प्रोटोकॉल कितना ऑथेंटिक होगा ये आप निर्धारित कीजिए दोस्तों। ठीक है, इसीलिए आपको ये छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत मायने रखेगी दोस्तों। मेरी तो टेबल प्रैक्टिस इसी के बैकग्राउंड में चल रही है, आपको भी यही समझाना चाह रहा हूं। जब ऑर्गन एक जैसा है दोस्तों, तो आप मुझे बताइए, सिस्टम की बात करिए, सारे ऑर्गन एक जैसे नहीं होंगे। नोज देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है, ठीक है। आप अंदर आओ, फेरिंग्स लेरिंग्स आओ, क्या एक जैसे? नहीं ना। तो क्या एक जैसी मेडिसिन होगी? बिल्कुल नहीं, डिफरेंट होगा, फंक्शन डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जब डिफरेंट है तो क्या आप सोचते हो एक ही मेडिसिन का एक जैसा प्रोटोकॉल, जो आपने ग्रुप में किसी सीनियर मेंबर से पूछा या किसी सीनियर ग्रुप से आपने सीखा, और वही प्रोटोकॉल आप वहां पर टिका रहे हो? क्या कोई भी पेटेंट प्रोडक्ट जो किसी कंपनी के द्वारा निर्धारित है, उसमें एक निर्धारित मेडिसिन डाली गई है, क्या आप सेटिस्फाई हो? मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं आपके माइंड पर। आप निर्धारित हो कि ये पैटर्न यहां काम कर जाएगा? 100% ट्रूली कोई नहीं है ये इसमें। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, नेवर एवर डू पेटेंट थेरेपी। आप पेटेंट थेरेपी को केवल पैसा कमाने का जरिया बना सकते हो, लेकिन उसमें भी आप अधूरे हो। क्योंकि जो मेडिसिन आप बना रहे हो, खुद अपने खुद के प्रोटोकॉल जनरेट करा रहे हो, आप ऐसे कई पेटेंट खड़े कर सकते हो। मोस्ट वेलकम, मेरे आइए, मैं दिखाऊंगा आपको। मैं पेटेंट कम से कम यूज करता हूं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेटेंट पे ज्यादा विश्वास कर ले, भाई पेटेंट ले जा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको पेटेंट प्रोटोकॉल देना है, ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर किसी को मल्टीपल डिसऑर्डर हुआ, क्या करोगे? क्या 10 पेटेंट एक साथ दोगे आप? नहीं ना। अब मल्टीपल डिसऑर्डर हुआ, मान लो लीवर अफेक्टेड है, सीकेडी मान लो, क्रोनिक किडनी डिसीज है, क्या क्या दोगे आप? आपको लीवर का भी देना है, मेटाबॉलिज्म का भी देना है, आपको ब्लड पतला करने का भी देना है, हाई ब्लड प्रेशर का भी देना है, लीवर को भी प्रोटेक्ट करना है, किडनी को भी प्रोटेक्ट करना है, किडनी की तरफ ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाना है, आपको हार्ट का सर्कुलेशन भी कंट्रोल करना है। क्या करोगे आप? ठीक है, इस कारण से पेटेंट पे न जाए दोस्तों। इसी कारण हम इतने साल पीछे हैं मान्यता के लेवल पर। हम लोगों का कोई का कैरेक्टर नहीं बन रहा है, कोई भी डॉक्टर इतना सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है किसी भी जो वहां पर कमेटी बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो दोस्तों। आप पता करिए, ये है, ऐसा हो रहा है, ऐसा काम कर रहा है। हम वही काम पे लगे हुए हैं दोस्तों, और हम चाह रहे हैं हमारे ऐसे 1000 डॉक्टर तैयार हो जो 10-10 हजार रुपए एफिडेविट, 10-10 हजार एफिडेविट लेकर चले हमारे साथ गवर्नमेंट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये है दोस्तों प्रूवन। आप बता दीजिए, आप इसके बाद भी अगर आप मान्यता नहीं देना चाहते, हमारे मन में खोट नहीं है, खोट आपके मन में। कोई भी साइंस गलत नहीं होता। जब रेकी सिद्ध साइंस को आपने मान्यता दे रखी है, तो फिर इसको क्यों नहीं? ठीक है, ये चीजें आपको स्पेशल याद रखना है दोस्तों। आपकी टेबल प्रैक्टिस के रूप में ये बहुत ऑथेंटिक रोल अदा करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर टेबल प्रैक्टिस आपको ही करना है। कोई आपके पेटेंट कंपनी वाला आपके पास आकर प्रोटोकॉल निर्धारित नहीं करेगा। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, जब ऑर्गन अलग अलग हैं तो मेडिसिन अलग अलग, उनके कैरेक्टर अलग अलग। अब जब कैरेक्टर अलग अलग है तो पूरा सिस्टम बन रहा है। क्या सिस्टम एक जैसा है? बिल्कुल सिस्टम एक जैसा नहीं है। और जब सिस्टम एक जैसा नहीं है तो क्या आप किसी प्रोटोकॉल को निर्धारित करते समय ये देखते हो कि ये सिस्टम है तो इसमें यही मेडिसिन काम करेगी? आप बोलते हो लिम्फेटिक
सेंग्वाइन, मिक्स, आपने टेम्परामेंट डिवाइड कर दिया। यहां पर आपको टेम्परामेंट का निर्धारण मिलेगा। ठीक है, कौन सा सिस्टम प्रभावित हुआ। अगर कार्डियक और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित है, आप फट से बोल दोगे यार ये तो सेंग्वाइन टेम्परामेंट। करेक्ट। फर्स्ट डायग्नोसिस सीखना है कि नहीं, आप इसी लेवल पर फर्स्ट डायग्नोसिस को मोटिवेट करते हो। जब लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि सेंग्वाइन टेम्परामेंट निर्धारित हुआ। कैसे बोल रहे हो भाई, लिंक बताओ, परसों बताऊंगा मैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता, आप तुरंत बोल देते हो कि यार इसका डाइजेशन प्रभावित है। क्यों बोला भाई आपने, क्योंकि आपने सिम्टम्स को देखा, आपने देखा इसका डाइजेशन इनडाइजेशन हो रहा, कौन सा पार्ट प्रभावित हो, आप फट से बता देते हो। लेकिन अगर मल्टीपल डिसऑर्डर होता है तो मैंने आपको बताया था, याद करिए, वेगस नर्व का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। वेगस नर्व आपके इंटेस्टाइन को भी सप्लाई करती है, आपके हार्ट को भी सप्लाई करती है, आपके थॉरेक्स रीजन में स्टमक को भी सप्लाई करती है, आपके यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन को भी सप्लाई करती है, ब्रेन को भी सप्लाई करती है, ब्रेन से तो निकलती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो किसी को हाइपर एसिडिटी, पहले कॉन्स्टिपेशन हुआ, कॉन्स्टिपेशन होते 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 आपने एसिडिटी डेवलप कर ली, एसिडिटी होते 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 गैसेस बहुत बनने लग गई, गैसेस होते 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 आपको जीआरडी होने लग गया, जीआरडी होते 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 गैसेस जब आपके बाहर निकल पाए, हेडेक होने लग गया, हेडेक होने के बाद आपको इंसोम्निया हो गया। अब आप मुझे बताइए कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, आप मेडिसिन कौन सी कर रहे हो। ठीक है, इंसोम्निया हो गया, आप प्रोटोकॉल क्या दे रहे हो, आप प्रोटोकॉल नींद के लिए दे रहे हो, यानी आप ब्रेन को और ज्यादा डिप्रेस कर रहे हो। मानते हो कि नहीं इस बात को, आपसे पूछ रहा हूं मैं सभी से। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को समझो दोस्तों। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बहुत सिंपल भी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। आपकी दूरदृष्टि क्या कहती है, आप उसको कैसे निर्धारित करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज की फिलॉसफी यहीं रखते हैं, ये फिलॉसफिकल पॉइंट्स है दोस्तों। अगर इन फिलॉसफिकल पॉइंट्स को आप लेना चालू कर दोगे, आज तो मैंने पहला पॉइंट दिया है, रोजाना एक एक पॉइंट दे रहा हूं मैं। ठीक है, जो लोग एडॉप्ट कर जाएगा, मेडिसिन का प्रोटोकॉल करेक्टली करेगा, और जो करेक्टली करेगा मैं आपको लिख के देता हूं, आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। आज 5 से 7 दिन हुए सेकंड सेम को शुरू हुए, सेकंड सेम कंप्लीट होते होते जिन लोगों ने फर्स्ट सेम में मुझसे खूब प्रोटोकॉल खेला था, आज वो खुद प्रोटोकॉल बनाएंगे, और जब रिजल्ट आएगा ना आपके ग्रुप में डलेगा। फीडबैक्स डालिए आप, जो मैं सिखा रहा हूं फीडबैक्स डालिए, ताकि आपका भी मोरल वहां पर सपोर्ट मिले, और वही मोरल सपोर्ट आपके दूसरे भाई बहन जो अभी नए नए हैं उन लोगों को सीखने का मौका मिले। क्योंकि हर पेशेंट एक जैसा किसी के पास नहीं आता, याद रखिएगा, एक जैसा पेशेंट किसी के पास नहीं आएगा। पेशेंट अल्ट्रेशन होकर आता है, अभी अलग अभी अलग। आपके पास हर्निया का है, आपने ठीक करा, प्रोटोकॉल डालिए। आपके पास गैस्ट्राइटिस का है, आपने ठीक करा, प्रोटोकॉल डालिए। मैं प्रोटोकॉल, मैं प्रूफ आपके पास कलेक्ट होना चाहिए। अगर ये चीज करना शुरू कर दिया, आप मानिएगा मील का पत्थर होगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यही आज हम रखते हैं, सेल हम लोग कल शुरू करेंगे। उम्मीद है फिलॉसफी आपको समझ में आ गई होगी। अब जब सेल शुरू करेंगे, सारी डिसीजेस आपके हाथ में होगी दोस्तों। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। जी सर, 2 फीडबैक है, जो जबरदस्त फीडबैक आया है जी। वो हमारे बिहार के डॉक्टर एस चंद्रा, जो सेक्रेटरी रह चुके हैं होम्योपैथी काउंसिल के, उनका एक 8 महीना से रेगुलर बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उनका ट्रीटमेंट वो कर रहे थे। चक्कर आता था, गिडीनेस था, सफोकेशन होता था, घर से वह बाहर निकलते ही नहीं थे जी। और केवल 1 सप्ताह के अंदर आपने सर जो वो वर्टिगो का जो फॉर्मूला दिया था, गिडीनेस का जो फॉर्मूला दिया था, उसको देने से वह बिल्कुल क्योर हो गए। और अगले वीक में एक मैरिज भी उन्होंने 8 महीना के बाद किसी फंक्शन को अटेंड किया है और काफी खुश थे। वेरी गुड सर, ये आपके लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा। उनसे मदद लीजिए, कैंप प्रमोट कीजिए आप। ठीक है सर? जी सर, जरूर करेंगे, जरूर। और दूसरा सर, एक डॉक्टर संजय यादव करके एक गैनकोलॉजिस्ट हैं, उनकी मिसेज को सर्विसाइटिस हो गया था। आपने सूजन ड्रॉप जो बताया था उसको 147 से 3rd उसको बनाया और केवल C2 5 ड्रॉप उसमें डाल के 105 स्टॉक करके दिया, और 5 डोज लेने के बाद वह बिल्कुल क्योर हो गई। केवल 5 खुराक में वह बिल्कुल फिट हो गई और मार्केटिंग वगैरह सारा करके आज दुर्गा पूजा वो मना रही है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। यही तो फीडबैक है सर, बारीकियां समझ। नमस्कार
नमस्ते सर। सर एक फीडबैक मेरे पास भी है सर। 1 महीना पहले जी मेरे पास एक लीवर और गॉल ब्लैडर का कैंसर का पेशेंट था, जिसे पीजीआई चंडीगढ़ वालों ने रेफर घर भेज दिया था और कह दिया था कि है ना कि आप क्या है ना इसकी सेवा कर लो, बचने का नहीं है ये। उसके जी एक पेट में नली लगा रखी थी, एक लीवर में नली लगा रखी थी। जी सर जब मेरे पास आया था 22% उसका पीलिया थी। एजीपीटी एजीओटी 1000 और 800 था। जी हीमोग्लोबिन 8% था। सर मैंने गैंग्रीनॉल फोड़ दिया उसे जी शुरू में, और एक लीवर की दवाई दी मैंने उसे इलेक्ट्रोहोपैथी की, और आरई और बाई अल्टरनेट लगाने के लिए दिया सर। बिल्कुल। इसके बाद सर पीलिया बिल्कुल नॉर्मल हो गई, हीमोग्लोबिन 12% हो गया, एजीपीटी एजीओटी नॉर्मल हो गया, पेशेंट बिल्कुल ओके है सर। वेरी गुड सर। देखिए अब आप, ये होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड। हम हर चैलेंज को स्वीकार करने के लिए पहले तैयार तो हो। आप लोग तैयार हो रहे हो, आप मान के चलना 16 महीने बाद बताना आप डंका बजने वाला है हर एरिया में, क्योंकि आप कोई एक एरिया के नहीं, पूरे भारत के हैं, और पूरे भारत में ये का डंका बजने लग जाएगा, देख सर लीजिएगा। 20 साल में पहला केस मेरा इतना सफल हुआ, और वो हाँ, भी टोटली इलेक्ट्रोपैथिक, कोई होम्योपैथिक नहीं सर, कोई और ट्रीटमेंट नहीं। वेरी गुड सर। ऋषिपाल सर बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। जी गुड मॉर्निंग प्रकाश सर, आप कुछ कह रहे हो? सर। जी दीक्षित सर बोलिए। सर ये हाँ सर स्किन नमस्ते। डिसीज के लिए डॉक्टर साहब ने कहा था कि एक जो है मेडिसिन का जो रेशियो निर्धारित किया है जी उसका सर कह रहे थे कि उसमें डालने के लिए, तो थोड़ा कृपा करके ये जो पहले डॉक्टर साहब ने जो बताया, उन्होंने कह रहे थे कि स्किन की डिसीज में रेशियो हमने ऐसा बनाया कि सब चीज उस स्किन में फायदा करता है सर। तो उसका रेशियो मतलब मेडिसिन का जो है दीक्षित सर, यदि बता दें तो ठीक डाल रहेगा देंगे सर। सर। अभी बहुत बाकी है चीज को समझना, धीरे धीरे सब आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना? जी जी जी। वर्मा सर नमस्ते। प्रकाश हाँ सर। सर, ग्रुप में यदि डाल दे तो बहुत अच्छा। हाँ जी जी सर। सर, आज डाल देंगे। ने बॉस को बिठा रखा है पास में। हाँ सर नमस्ते, बहुत दिन बाद दिखा है सर। जी ठीक है सर। वर्मा सर कोई दिक्कत? नहीं सर, आपके दर्शन हो गए सुबह सुबह। अरे सर बड़े भाई को छोटे भाई ने देख लिया आज तो। थैंक जी यू सर। जी ठीक है दोस्तों, आज यहीं रखते हैं। टॉपिक लिख देना, टॉपिक। प्रकाश सर कल आप रखेंगे मेरे साले साहब के बच्चे के लिए थोड़ा सा एंगेजमेंट का प्रोग्राम है। अरे मैं तीनों ग्रुप में लिख दूंगा। हाँ कल थोड़ा सा आपका डाल दीजिएगा। ओके ओके ठीक है वर्मा सर, मैं बात करता हूँ 3 बजे बाद आपसे। कोई बात नहीं सर, काइंडली। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड हेलो मॉर्निंग सर। राकेश सर। जी सर एक फीडबैक था। बोलिए सर। परसों सर जो पूछा था मैंने कि वो बोन फ्रैक्चर पुराना वाला है, उसको पेशेंट को काफी पेन आ रहा है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस का 40 साल पुराना केस था सर। जी तो S11 और C4 का 200 उसको 3 डोज दिया है सर, काफी रिलीफ है उससे। वेरी गुड, उसको कंटिन्यू करो सर, 15 दिन दे दो आप, 15 डेज जी कंटिन्यू, आपका पेशेंट पूरा रिजॉल्व हो जाएगा 100%। जी जी सर। फीमर का डिस्टल था कम्युनिटेड फ्रैक्चर का, तो मुझे डाउट हुआ कि वो ठीक से फॉर्म नहीं हुआ है वहां पे। जी वो कमजोर रह गया पार्ट, तो इसलिए सर वो उस दिन पूछा था आपसे। ना, बढ़िया ना, रिजल्ट है पेशेंट। इस कंडीशन में तो आपका S5C4G डाल के जो D5 में जनरल टॉनिक में दोगे ना, न्यूट्रिशन दे दो साथ में, ऐसे कैसे नहीं रिजॉल्व होता सर, 101% होगा। सर दिया, वो भी दिया है सर। बस फिर टेंशन भूल जाओ आप, 1 महीने बाद देख लेना, आप चेक करा लेना, एक्सरे करा लेना, डिफरेंस आपको खुद नजर आ जाएगा, ठीक है ना? जी जी सर। जी जी अजहर सुल्ताना मैम आप कुछ बोल रहे थे। जी सर। सर मैं ये पूछ रही थी, इस्कीमिया के लिए हार्ट का जो प्रोटोकॉल है वो दे सकते ना सर, क्योंकि इस्कीमिया हार्ट में इम्प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की वजह से होता है ना सर, तो हार्ट मसाज। इस्कीमिया जो होता है ना, पर्टिकुलर ल्यूमन जो होता है आर्टरीज का, वेन्स का, उनमें डिफरेंस होने के कारण होता है। इस्कीमिया जो होता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया अलग होता है, ठीक है? मायोकार्डियल इस्कीमिया है, हार्ट के लेवल पर है, तो आप वहां पर आप हार्ट का प्रोटोकॉल दे सकते हो, ठीक है? वो जरूरी है, ठीक है जी सर। अब वो इस्कीमिया की वजह से जैसे पैरों पे पैचेस आ जाते हैं सर, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होके जैसा स्किन का इरप्शंस वगैरह हो जाते हैं ना सर। हाँ, तो उसके लिए ये आपको हार्ट पे मसाज कराइए, आप A3 C5 WEB का हार्ट पे मसाज कराइए, जनरल टॉनिक D6 बनाइए, उसमें C11 A3 WE या B आप 5 ड्रॉप अलग से डालिए, ठीक है?
और उसको आप चलाइए, बहुत अच्छे से कवर होगा वो। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं हम।